हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू बंसल एकेडमी। सो हमने लास्ट क्लास के अंदर टाइप्स ऑफ सिग्नल्स को डिस्कस कर लिया था, राइट? जैसे नॉन पोलर सिग्नल्स, पोलर सिग्नल्स। देन हमने क्या था कि उन सिग्नल्स को रिसीव करने वाले रिसेप्टर्स के बारे में, जैसे जो नॉन पोलर सिग्नल्स हैं उनके रिसेप्टर्स को हमने स्टार्ट कर दिया था। बोला जाता है न्यूक्लियर फैमिली रिसेप्टर। न्यूक्लियर फैमिली रिसेप्टर जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो किस तरीके से अपना थोड़ा बहुत फंक्शन परफॉर्म करता है, वो भी हमने देख लिया था जनरलाइज्ड वे में। अब हम इस लेक्चर के अंदर करेंगे कि जो न्यूक्लियर फैमिली रिसेप्टर्स हैं उनकी टाइप्स कितनी हैं, राइट? सो हम करेंगे अब न्यूक्लियर फैमिली रिसेप्टर टाइप्स। न्यूक्लियर फैमिली रिसेप्टर, न्यूक्लियर फैमिली रिसेप्टर के टाइप्स। तो ये दो टाइप्स के होते हैं, राइट? टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 न्यूक्लियर फैमिली रिसेप्टर और टाइप 2 न्यूक्लियर फैमिली रिसेप्टर। तो जो टाइप 1 न्यूक्लियर फैमिली रिसेप्टर्स होते हैं, ये बात तो देखिए आपको पता ही है कि न्यूक्लियर फैमिली रिसेप्टर्स कौन से सिग्नल्स के रिसेप्टर्स होते हैं? जो आपके नॉन पोलर सिग्नल्स होते हैं उनके। अब ये जो टाइप 1 रिसेप्टर्स हैं, ये देखो, ये है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट? और अंदर प्रेजेंट है साइटोसोल। तो ये जो टाइप 1 रिसेप्टर्स होंगे ना, देखिए जैसे अब ये न्यूक्लियस है, तो ये प्रेजेंट कहाँ होंगे? टाइप 1 ये प्रेजेंट होंगे आपके साइटोसोल के अंदर। वैसे ही जो टाइप 2 है वो प्रेजेंट कहाँ होंगे? रिसेप्टर्स ये प्रेजेंट होंगे आपके न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, या न्यूक्लियस के अंदर जो प्रेजेंट होंगे वो होंगे आपके टाइप 2। तो अगर हम टाइप 1 को लिखें तो आप लिखोगे टाइप 1 रिसेप्टर के अंदर कि दीज रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन साइटोसोल। टाइप 1 रिसेप्टर्स जो हैं दे आर प्रेजेंट इन साइटोसोल। ठीक है, एक तो ये साइटोसोल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, दूसरा ये एक्ट करते हैं एज होमोडाइमर। दे एक्ट एज होमोडाइमर। ठीक है, जैसे अगर इस तरीके से अगर रिसेप्टर प्रेजेंट है तो वो डाइमर फॉर्म में जो है वो फंक्शन परफॉर्म करेगा, और ये दोनों सेम होंगे, इन दोनों रिसेप्टर्स के साथ में सेम सिग्नल बाइंड करेगा, इसीलिए इसे बोला गया है होमोडाइमर। उसके बाद बोलते हैं कि इसके अंदर जो है वो HSP90 प्रोटीन प्रेजेंट होती है। HSP90 प्रोटीन, ठीक है, प्रेजेंट इन साइटोसोल, प्रेजेंट इन साइटोसोल, राइट? टाइप 1 रिसेप्टर की बात हो रही है। उसके बाद अब इसके अंदर आप एग्जाम्पल लिखोगे। एग्जाम्पल्स में क्या आ जाएंगे? टाइप 1 रिसेप्टर्स के अंदर क्या क्या एग्जाम्पल्स आ जाएंगे? तो आप देखो, लिखो, मतलब जो जो सिग्नल्स टाइप 1 रिसेप्टर को एक्टिवेट करते हैं उन सिग्नल्स के नाम लिखोगे आप। टेस्टोस्टेरोन, देन एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एक्डायसोन, राइट? तो बस ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं हार्मोन्स के, राइट, जो कि सिग्नल्स की तरह काम करते हैं और कौन से रिसेप्टर्स को बाइंड करते हैं? टाइप 1 रिसेप्टर्स को, राइट? उसके बाद अगर हम बात करें टाइप 2 रिसेप्टर्स की, तो ये जो टाइप 2 रिसेप्टर्स होते हैं दे आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। टाइप 2 रिसेप्टर्स जो ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? दे आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। एक तो ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, दूसरा दे एक्ट एज हेटेरोडाइमर। मतलब क्या है इसका? कि अगर दो रिसेप्टर इस तरीके से डाइमर फॉर्म कर रहे हैं तो उन दोनों रिसेप्टर्स के साथ में अलग अलग सिग्नल बाइंड होगा, राइट? जैसे अगर मैंने आपको बताया था टाइप 1 के अंदर क्या बोला था कि वो होमोडाइमर है, दो रिसेप्टर्स अगर एक दूसरे के साथ में मतलब डाइमर फॉर्मेशन कर रहे हैं तो वो दोनों के साथ ही सेम सिग्नल अटैच हो रहा था इन केस ऑफ टाइप 1 रिसेप्टर। जबकि जो टाइप 2 है उसके अंदर डिफरेंट सिग्नल्स जो है वो अटैच हो रहे हैं, तो इसलिए हमने लिखा है द एक्ट एज हेटेरोडाइमर एंड रिसेप्टर बाउंड विद HRE इन द न्यूक्लियस। यहाँ पे क्या होता है, जो रिसेप्टर होता है इट बाउंड टू HRE इन द न्यूक्लियस। ठीक है,
तो ये इस तरीके से आ गया। उसके बाद फिर हम इसके भी एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं, जो आपके टाइप 2 रिसेप्टर्स हैं उसके भी एग्जाम्पल्स लिख लो। इसमें एग्जाम्पल्स आ जाएगा रेटिनोइक एसिड, देन थायरोक्सिन, थायरोक्सिन को T4 भी बोल लेते हैं, राइट। देन उसके बाद आ जाएगा 1,2,25 डाई हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफिरोल, कोलेकैल्सिफिरोल विच इज ऑल्सो नोन एज विटामिन D3। तो ये कुछ सिग्नल्स के एग्जाम्पल्स हैं जो कि टाइप 2 रिसेप्टर्स के साथ में बाइंड करते हैं, राइट। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को। न्यूक्लियर फैमिली रिसेप्टर्स के 2 टाइप्स होते हैं, है ना, उसके एग्जाम्पल्स देख लिए हमने, देन दोनों तरफ के। अब हम देखेंगे कि जो टाइप 1 रिसेप्टर है वो सिग्नलिंग कैसे करता है। तो हम देखेंगे टाइप 1 रिसेप्टर सिग्नलिंग। टाइप 1 रिसेप्टर सिग्नलिंग को हमने अब डिटेल के अंदर देखना है। तो आप देखो, जैसे ये प्रेजेंट होती है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस तरीके से, राइट। यहाँ पर ये आपकी क्या होगी, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है आपका न्यूक्लियस। ये देखो, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आप लोगों को पता है बीच में जो है वो न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट होता है, ठीक है, जहाँ से कोई भी जो सब्सटेंसेस हैं वो साइटोसोल से न्यूक्लियस में आ सकते हैं और न्यूक्लियस से साइटोसोल के अंदर जो है वो जा सकते हैं। तो किसके थ्रू जाते हैं, न्यूक्लियर पोर के हेल्प से, ठीक है, दिस इज द न्यूक्लियर पोर। अब देखो सिग्नल्स हैं बाहर, हमने क्या बोला कि सिग्नल्स यहाँ से बाहर से आएंगे क्योंकि नॉन पोलर सिग्नल्स हैं, ठीक है, डायरेक्टली जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए अंदर चले जाएंगे। बट उससे पहले जब तक सिग्नल नहीं आया अंदर, तब तक क्या होता है कि जो आपका ये रिसेप्टर होता है जो कि साइटोसोल के अंदर प्रेजेंट है ऑलरेडी, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज द रिसेप्टर, ठीक है, न्यूक्लियर फैमिली रिसेप्टर टाइप 1 की बात हो रही है, ये प्रेजेंट है और इसके साथ बाउंड होती है एक प्रोटीन, ठीक है। इस प्रोटीन को क्या बोलते हैं हम, HSP90 बुलाते हैं इस प्रोटीन को, राइट। फुल फॉर्म है इसकी हीट शॉक प्रोटीन, हीट शॉक प्रोटीन 90, राइट। एंड दिस इज द रिसेप्टर, या यहाँ लिख लो टाइप 1 रिसेप्टर। इसके साथ में ये HSP90 प्रोटीन प्रेजेंट है और इस प्रोटीन के वजह से ये जो एंजाइम है ये कैसा है, सॉरी ये जो रिसेप्टर है ये कैसा है, अभी इस टाइम पे इनएक्टिव स्टेट में है ये, ठीक है, इनएक्टिव। तो HSP90 जो है वो किसी भी रिसेप्टर को जब वो साइटोसोल के अंदर होता है, ठीक है, उसको वो इनएक्टिव करके रखती है। उसके बाद जब ये सिग्नल्स आएंगे, जब ये सिग्नल्स अंदर की तरफ आ जाएंगे साइटोसोल में, तब क्या होगा कि उस टाइम पे क्या होगा कि ये जो HSP90 है ये हो जाएगी रिमूव। उससे पहले देखो, जब सिग्नल्स आए अंदर साइटोसोल के अंदर, जब सिग्नल्स आ गए, कौन से सिग्नल्स हैं ये, दीज आर द नॉन पोलर सिग्नल्स, राइट, दीज आर द नॉन पोलर सिग्नल्स। तो जब सिग्नल्स आ गए तो ये सिग्नल्स साइटोसोल में आने के बाद क्या करेंगे, HSP90 को रिमूव करवा देंगे इस रिसेप्टर के ऊपर से। टाइप 1 रिसेप्टर पे जो HSP90 प्रेजेंट है वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है, HSP90 रिमूव हो गया है इस तरीके से। और ये जो रिसेप्टर है अभी इस टाइम पे वो इस तरीके से प्रेजेंट है। इसके ऊपर आकर के जो है ये जो सिग्नल्स जो है वो इस तरीके से आ गए हैं रिसेप्टर के ऊपर। सिग्नल्स आने के बाद रिसेप्टर जो है वो डाइमेराइज हो गया है, ठीक है, आने के बाद जो रिसेप्टर है वो क्या हो गया आपका, डाइमेराइज। और यहाँ पर भी सिग्नल प्रेजेंट है
और साथ ही साथ में इसका एक और कंपोनेंट होता है दैट इज NLS, दोनों साइड। ये हिंज रीजन है, इसका हिंज रीजन पे NLS प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल। ये एक्सपोज हो गया है। अब जब एक बार न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल एक्सपोज हो गया तो ये जो रिसेप्टर है ये इजीली क्रॉस कर पाएंगे न्यूक्लियर पोर को और आ जाएंगे आपके न्यूक्लियस के अंदर। ये है आपका न्यूक्लियस। ये क्या है? दिस इज द न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर आ जाएंगे। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होगा DNA। तो मैंने आपको कल ही बताई थी ये चीज तो, कि DNA के ऊपर कौन सी साइट होती है प्रेजेंट? HRE साइट। तो ऐसे लगा लीजिए कि यहाँ पे कोई HRE साइट प्रेजेंट है। ठीक है, दिस इज नेम्ड एज हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट। ये चीज प्रेजेंट है यहाँ पे। अब ये जो NLS एक्सपोज्ड जो रिसेप्टर्स हैं दोनों के दोनों, ये आएंगे और इस HRE साइट के ऊपर आकर के बैठ जाएंगे इस तरीके से, विद द हेल्प ऑफ इट्स DNA बाइंडिंग डोमेन। ठीक है, अपने DNA बाइंडिंग डोमेन में जिंक फिंगर मोटिव के थ्रू जो है ये बैठ जाएंगे HRE साइट के ऊपर। आपको एक और चीज बताई थी कि ये जो रिसेप्टर्स होते हैं, ये जो न्यूक्लियर फैमिली रिसेप्टर्स होते हैं, दे आल्सो एक्ट एज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करते हैं ये। तो जब ये एक बार DNA के अंदर आ जाएंगे और HRE साइट के ऊपर बाइंड कर जाएंगे तो उस टाइम क्या होगा? रिक्रूटमेंट होगी एक और को एक्टिवेटर की। ठीक है, और उसको एक्टिवेटर का नाम क्या है? को एक्टिवेटर का नाम क्या है? HAT। को एक्टिवेटर का नाम है HAT। फुल फॉर्म लिखोगे HAT की आप लोग तो क्या है? हिस्टोन एसिटाइल, हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेज। ट्रांसफरेज यानी कि जो हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेज, मतलब ये क्या कर रहा है? ये को एक्टिवेटर है। ये इसको आप साथ में ये भी चीज लिख लो कि इट इज अ को एक्टिवेटर। ये क्या कर रहा है? DNA के ऊपर एसिटाइलेशन करवा रहा है। राइट, DNA के ऊपर क्या करवा रहा है? ये एसिटाइलेशन। ठीक है, DNA के ऊपर इसने क्या करवा दी? एसिटाइल ग्रुप को अटैच करवा दिया। अब आप लोगों को ये चीज पता है कि अगर DNA के ऊपर एसिटाइलेशन हो जाएगी तो वो यूक्रोमेटिन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर वो एक बार यूक्रोमेटिन के अंदर कन्वर्ट हो जाए, जैसे यहाँ पे लिखोगे आप कि ये कन्वर्ट हो गया है इनटू यूक्रोमेटिन, और एक बार अगर ये यूक्रोमेटिन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या होगा? जीन्स की एक्सप्रेशन होगा, जीन एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा। राइट, तो आप लोग मुझे अब ये बताइए कि क्या आपको ये पूरा का पूरा प्रोसेस टाइप 1 रिसेप्टर की जो सिग्नलिंग है वो समझ आ गई है या नहीं आई है? देखो, इससे क्वेश्चंस जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं? क्वेश्चंस इससे ऐसे बनते हैं कि सबसे पहले आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि जो HSP90 है वो कहां पर बाइंड करता है रिसेप्टर के साथ में? तो आप क्या बोलोगे? ये साइटोसोल में जाकर के बाइंड करता है और जो रिसेप्टर है उसे कैसे करके रखता है? इनएक्टिव करके रखता है रिसेप्टर को। उसके बाद जब सिग्नल्स आते हैं, ठीक है, नॉन पोलर सिग्नल्स की बात हो रही है, जब वो आते हैं तो HSP90 उस टाइम पे डिसोसिएट हो जाता है और सिग्नल बाइंड हो जाता है टू द रिसेप्टर। अब जब ऐसी चीज हुई है कुछ भी तो क्या होगा? ये जो रिसेप्टर है ये क्या हो गया है? डाइमर। रिसेप्टर क्या हो गया है? डाइमेराइज। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि डाइमेराइजेशन, या फिर एक काम करो यहाँ पे ऐसे लिखो आप, इसको आप देखो कैसे लिखोगे? रिसेप्टर एक्टिवेशन, यहाँ पे लिखोगे रिसेप्टर एक्टिवेशन, एक्टिवेशन हुई, रिसेप्टर डाइमेराइजेशन। ठीक है, रिसेप्टर जो है वो डाइमर बन रहा है, रिसेप्टर डाइमराइजेशन, और लास्ट में लिखोगे NLS एक्सपोजर। यहाँ पे लिखो, यहाँ पे कि दिस इज द सिग्नल।
दिस इज द सिग्नल मॉलिक्यूल। इस तरीके से, राइट। HAT यहाँ पे कोएक्टिवेटर का काम कर रहा है। तो क्वेश्चन आपको यही आता है कि एक तो आपसे पूछ लिया जाएगा हीट शॉक प्रोटीन का क्या काम है, तो वो रिसेप्टर को इनएक्टिव रखने का काम करती है। जब एक बार सिग्नल साइटोसोल के अंदर आ जा रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके, जैसे ये आपकी जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एक बार अगर सिग्नल ने इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लिया है तो फिर क्या होगा, एक बार अगर उसने प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने सिग्नल को कर लिया क्रॉस, सॉरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने सॉरी सिग्नल ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लिया, तो फिर वो सिग्नल जाकर के रिसेप्टर के साथ में बाइंड करेगा, और रिसेप्टर के साथ में बाइंड करेगा, उसकी डाइमराइजेशन होगी, उसके NLS यानी कि न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल जो है वो एक्सपोज होगा। एक बार न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल एक्सपोज हो गया, फिर वो आराम से न्यूक्लियस के अंदर जा सकता है। अब आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि NLS का एक्सपोज होना जरूरी क्यों है। आपको सेल बायो में करवा दिया गया होगा, अगर नहीं करवाया गया है तो आप एक बार यहाँ देख लीजिए। आपको पता है जो रिसेप्टर्स होते हैं ना, वो क्या होती हैं, प्रोटीन्स ही तो होती हैं, प्रोटीन्स होती हैं रिसेप्टर्स। और प्रोटीन्स किस चीज़ की बनी होती हैं, अमाइनो एसिड्स की बनी होती हैं। बहुत सारे अमाइनो एसिड्स मिलकर के प्रोटीन बनाते हैं। अब जैसे ये जो हमारा सेल होता है, ठीक है, हमारा सेल होता है, सेल के अंदर जो है वो हमारे पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड, उसके बाद साथ में इसके प्रेजेंट होता है न्यूक्लियर पोर, जिसके थ्रू इंपोर्ट और एक्सपोर्ट चलता रहता है सब्सटेंसेस का। तो जब भी किसी भी प्रोटीन ने अंदर आना है, जैसे कोई प्रोटीन है, अगर ये प्रोटीन न्यूक्लियस के अंदर आना चाहती है तो इस प्रोटीन के ऊपर एक सीक्वेंस प्रेजेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसी सीक्वेंस का नाम होता है NLS। सॉरी, ठीक है, उसी सिग्नल का नाम होता है NLS। अब NLS क्या है, NLS कुछ नहीं है ज्यादा, आपको पता चल गया प्रोटीन अमाइनो एसिड की बनी है। तो कुछ अमाइनो एसिड्स जो है ना वो एक कॉन्टिन्यूसली प्रेजेंट होते हैं इन योर, कुछ अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली प्रेजेंट होते हैं जब, तो वो NLS कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। कौन कौन से अमाइनो एसिड्स, जैसे मान लीजिए लाइसिन, आर्जिनिन, जब कॉन्टिन्यूसली अपीयर करेंगे किसी भी अमाइनो एसिड्स सीक्वेंस के अंदर, तो उसको हम बोलना शुरू कर देते हैं NLS। और जब किसी प्रोटीन के ऊपर यही सीक्वेंसेस प्रेजेंट होंगे तभी वो प्रोटीन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर माइग्रेशन शो कर सकती है। इसलिए हमने बोला है कि, और क्योंकि प्रोटीन का वो है, तो NLS भी क्या, ये जो रिसेप्टर्स होते हैं आपकी ये भी क्या होती हैं, प्रोटीन्स होती हैं काइंड ऑफ, है ना। तो इसलिए जब इसके ऊपर NLS एक्सपोज होता है ये चला जाता है आपका न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर जो DNA है, DNA के ऊपर HRE साइट है, जिसके ऊपर ये जो आपका रिसेप्टर का डाइमराइज जो पोर्शन है वो बैठ जाता है अपने यहाँ पे। इससे आपको कल ही मैंने बताया था जिंक फिंगर मोटिव होता है। उसके बाद क्या होता है, अब रिसेप्टर तो यहाँ पे आकर के बैठ गया जो कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का काम कर रहा है। बट अब ये हमें ये चाहिए कि जो DNA है वो तो हेट्रोक्रोमेटिन फॉर्म में प्रेजेंट है। अब DNA हेट्रोक्रोमेटिन फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। कैसे, क्योंकि देखिए हिस्टोन प्रोटीन होती है उसके ऊपर DNA जो है वो इस तरीके से रैप होता है। तो DNA जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, हिस्टोन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, इसलिए ये एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना करके रखते हैं। बट जब हमने एसिटाइल ग्रुप ऐड कर दिया तो वो भी क्या है, नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। एसिटाइल जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, इसलिए वो हिस्टोन प्रोटीन के साथ बाइंड कर देता है, और जो DNA है इट इज सेट फ्री, और यू कैन से इट इज कन्वर्टेड इनटू द यूक्रोमेटिन, और आफ्टर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू द यूक्रोमेटिन it is capable of expressing its genes, right? So this is all about your type 1 receptor signaling. I hope this is clear to all of you, right? This is type 1 receptor signaling. ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। तो अब हम चलते हैं अपने सेकंड टाइप के रिसेप्टर्स की सिग्नलिंग के लिए। कौन से सेकंड टाइप के, ये देखो, ये फर्स्ट टाइप के जो रिसेप्टर्स थे इनकी सिग्नलिंग हमने कवर कर ली है। अब हम चलेंगे टाइप 2 रिसेप्टर्स के सिग्नलिंग के ऊपर। तो आप देखिए जो टाइप 2 रिसेप्टर्स होते हैं, टाइप 2 रिसेप्टर्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आपके न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, हेटेरोडाइमर की तरह एक्ट करते हैं। हेटेरो
हेट्रोडाइमर की तरह एक्ट करते हैं, और ये कहाँ बाइंड करते हैं, टू द एचआरई इन द न्यूक्लियस के अंदर। जो एचआरई होता है ना उसके अंदर ऑलरेडी बाउंड स्टेट में होते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर बात की, ये तो बाहर था पहले रिसेप्टर साइटोसोल में, उसके बाद अंदर आया, फिर भी एचआरई के ऊपर बाइंड है। बट अगर हम बात करें टाइप 2 रिसेप्टर्स की, तो वो ऑलरेडी डीएनए के ऊपर प्रेजेंट एचआरई साइट के साथ ऑलरेडी बाउंड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो अब जैसे देखो यहाँ पे लिखो आप टाइप 2 सिग्नलिंग या फिर टाइप 2 रिसेप्टर्स, टाइप 2 रिसेप्टर्स। टाइप 2 रिसेप्टर्स के बारे में देखो, टाइप 2 रिसेप्टर्स के बारे में आपको क्या पता है, यहां पर एक पॉइंट लिख लो पहले से ही, एनएलएस नॉट रिक्वायर्ड हेयर। अब आपको पता है कि एनएलएस यहाँ पे क्यों रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि जो मैंने क्या बताया, जो रिसेप्टर है वो ऑलरेडी न्यूक्लियस के अंदर एचआरई साइट के साथ में बाउंड फॉर्म में प्रेजेंट है ऑलरेडी। तो अगर वो साइटोसोल से उसको न्यूक्लियस के अंदर आना होता तब तो उसको रिक्वायरमेंट थी एनएलएस की, बट वो ऑलरेडी न्यूक्लियस में है, तो इट डू नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ एनएलएस। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि अगर यही सेम, अगर कोई तो अगर ऐसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, इस तरीके से आपकी जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। अब आप ये देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैं ऐसे ड्रॉ कर रही हूँ, बट देखो इस तरीके से प्रेजेंट होती है ना, लिपिड बाइलेयर होती है, बट बिकॉज इफ I start drawing this lipid bilayer again and again, then the video will get stretched and जो डायग्राम भी बनेगी वो बड़ी हॉच पॉच सी हो जाएगी। तो आपने यही एज्यूम करना है, इसी तरीके से जो है वो प्रेजेंट होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, सो दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या है ये, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। यहाँ पे आपका साइटोसोल प्रेजेंट है, राइट, एंड दिस इज द एक्स्ट्रा cellular site, this is the extracellular site। ठीक है, अब हम बात करेंगे जब सिग्नल अभी तक प्रेजेंट ही नहीं है, अभी तक कोई सिग्नल नहीं आया हुआ, ठीक है, तब क्या, तब किस तरीके का चल, मतलब तब कैसा होगा सिचुएशन, उस सिचुएशन की हम बात करेंगे। अभी अभी तक कोई सिग्नल नहीं प्रेजेंट, राइट। अब देखो यहाँ पे जो है आपका न्यूक्लियस है, यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस। This is the nuclear pore, again nucleus, nuclear pore and nuclear membrane again, right। ये क्या है आपका न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि अभी फिलहाल के लिए कोई सिग्नल नहीं प्रेजेंट, कोई नॉन पोलर सिग्नल नहीं प्रेजेंट जो कि टाइप 2 रिसेप्टर को बाउंड होता है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, देखो उस सिचुएशन में क्या होता है, जब कोई सिग्नल नहीं प्रेजेंट, तो आपका जो डीएनए है इस तरीके से, ठीक है, ठीक है, ये जो डीएनए है इसकी जो ये एचआरई साइट है, ये वाली, दिस इज द एचआरई साइट। मान लीजिए कि अगर ये इसकी एचआरई साइट है, तो इसके ऊपर क्या होता है ना कि जो आपके रिसेप्टर्स होते हैं वो ऑलरेडी बाउंड होते हैं। रिसेप्टर्स आर ऑलरेडी बाउंड विद इट्स डीएनए बाइंडिंग डोमेन। रिसेप्टर्स आर ऑलरेडी इन द बाउंड स्टेट इन इट्स डीएनए बाइंडिंग विद इट्स डीएनए बाइंडिंग डोमेन। एचआरई है। अब ये रिसेप्टर है, रिसेप्टर को यहाँ पे एक को रिप्रेसर बाइंड होके रहता है, यहाँ पे एक तो को रिप्रेसर इसके साथ बाउंड फॉर्म में रहता है। उस को रिप्रेसर का नाम है HDAC। HDAC भाई HDFC मत समझ लेना, बैंक की बात नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट द को, हम बात कर रहे हैं को रिप्रेसर की। अभी आपको समझ में आएगा इसको हम को रिप्रेसर क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, इसको हमने बोला दिस इज द को रिप्रेसर,
जो कि इन रिसेप्टर्स के साथ में बाउंड फॉर्म में प्रेजेंट है। और कहाँ पे है ये? न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, इस तरीके से प्रेजेंट है कोरिप्रेसर। अब इसका HDAC मैंने लिखा है, इसका क्या फुल फॉर्म है? हिस्टोन डीएसिटाइलेज, राइट, हिस्टोन डीएसिटाइलेज। मतलब कि ये हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर से जो एसिटाइल ग्रुप है उसको रिमूव करके रखता है, जिसके वजह से ये जो आपका डीएनए है ये कैसा रहे? हेट्रोक्रोमैटिन स्टेट के अंदर ही जो है ये प्रेजेंट रहे आपका। जिसकी वजह से अब देखो, अब क्योंकि ये कैसे रहेगा आपका? हेट्रोक्रोमैटिन स्टेट में, हेट्रोक्रोमैटिन स्टेट में रहेगा, जिसकी वजह से जो हेट्रोक्रोमैटिन स्टेट में जब ये रहेगा तो जीन्स का एक्सप्रेशन नहीं करवा पाएगा। नो जीन एक्सप्रेशन, किसी भी जीन का एक्सप्रेशन जो है ये नहीं करवा पाएगा, बिकॉज इट इज इन द हेट्रोक्रोमैटिन स्टेट। ये कब की सिचुएशन है? इन द एब्सेंस ऑफ द सिग्नल, जब किसी भी तरीके का कोई सिग्नल प्रेजेंट नहीं है। तो आप यहाँ लिख सकते हो इन द एब्सेंस ऑफ द सिग्नल। दिस इज द सिनेरियो इन द एब्सेंस of any non-polar signal whose receptors are present in the where nucleus। ठीक है जी, समझ आ गया? ये मैंने डबल मेम्ब्रेन, क्योंकि डबल मेम्ब्रेन होता है ना, न्यूक्लियस की डबल मेम्ब्रेन होती है। दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन एंड दिस इज द इनर मेम्ब्रेन। दिस इज द इनर मेम्ब्रेन। और ये क्या है? दिस इज द न्यूक्लियर पोर। करेक्ट। सो ये थी आपकी टाइप 2 रिसेप्टर्स। किस टाइम पे? जब कोई सिग्नल प्रेजेंट नहीं है। क्या लिखा है मैंने? इन द एब्सेंस ऑफ एनी नॉन पोलर सिग्नल। ठीक है, जब कोई भी नॉन पोलर सिग्नल नहीं प्रेजेंट, उस टाइम पे हमें कैसी सिचुएशन देखने को मिल जाती है, तो वो चीज की हमने यहाँ पे बात की है। अब हम एक और सिचुएशन देखेंगे। वो कब की सिचुएशन होगी? कि जब टाइप 2 रिसेप्टर्स के सिग्नल प्रेजेंट हैं, उस टाइम पे सिचुएशन कैसी होगी। अब चलिए वो देख लेते हैं। इसको थोड़ा सा भर देते हैं, इसमें रंग बेरंग सा लग रहा है ये आपका डायग्राम। ये है आपके दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में जो स्पेस है, जिसे बोला जाता है पेरीन्यूक्लियर स्पेस। पेरी मीन्स अराउंड and nuclear means around the nucleus. So this is the space around the nucleus and is known as perinuclear space. और आपके जो ये हैं न्यूक्लियर पोर हैं, इन्हें भी हम लाल रंग से रंग को इनमें भर दिया जाए। ठीक है, दिस इज द न्यूक्लियर पोर। अच्छा लग रहा है? समझ आ गया आपको? तो चलते हैं नेक्स्ट अपने सिचुएशन पे। एक तो सिचुएशन ये थी कि जब सिग्नल इसमें क्या था? एब्सेंट था। अब आपकी नेक्स्ट सिचुएशन आ जाएगी। उस सिचुएशन में क्या होगा कि व्हेन द सिग्नल इज प्रेजेंट। अभी सिग्नल क्या था? एब्सेंट था। अब हम देखेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सिग्नल। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ द सिग्नल। तो उस टाइम पे कैसी सिचुएशन देखने को मिल जाती है, अब हम ये चीज यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, अब अगेन दिस इज योर क्या है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये बना लेते हैं ऐसे करके। दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगेन ये है कैसी? लिपिड बाइलेयर ही है। अब मैं बार बार ऐसे स्क्वायर, मतलब ऐसे लंबा सा रेक्टेंगुलर सा प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाऊंगी, तो आपने यही इमेजिन करना है कि दिस इज द बाइलेयर, दिस इज योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हम इतनी बार इनको बना देंगे ना, आपको वैसे ही लर्न हो जाएंगी।
आपको ये ज़रूरत नहीं है टेंशन लेने की कि हम लर्न कैसे करेंगे, है ना, आपको साथ के साथ ही लर्न हो जाएगा जैसे जैसे आप रेगुलरली लेक्चर्स को फॉलो करते रहोगे। तो अब हम बात कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सिग्नल। जब सिग्नल प्रेजेंट होता है उस टाइम पे कैसी सिचुएशन आती है, राइट। अब देखो उससे पहले हम ये भी चीज़ यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, न्यूक्लियस को भी बना लेते हैं ना, न्यूक्लियस को क्यों छोड़ना, न्यूक्लियस भी साथ के साथ ही बना लेते हैं। ये है आपका न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, हाफ पोर्शंस बना रही हूँ न्यूक्लियस का। ये न्यूक्लियस, बीच में से इसको ऐसे करके हमने थोड़ा थोड़ा ऐसे काट दिया इसको, क्योंकि हमें न्यूक्लियर कोर जो है उसको बनाना है। सो दिस इज योर न्यूक्लियर कोर। ठीक है, सेल बायोलॉजी के अंदर इसको हम डिटेल में देखेंगे कि न्यूक्लियर पोर का स्ट्रक्चर जो है वो कैसा कैसा जैसा आपको दिखाई देता है। दिस इज द न्यूक्लियर पोर, कॉम्प्लेक्स होता है पूरा का पूरा ये। ठीक है, दिस इज द न्यूक्लियर पोर। अगर आपको लेक्चर स्लो लग रहा है देन यू कैन वॉच इट एट 1.5x ऑल्सो टू सेव द टाइम। ठीक है, अब देखिए उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे डीएनए को इस तरीके से। ये डीएनए आ गया आपका। ठीक है, दिस इज योर डीएनए, राइट। डीएनए के ऊपर कौन सी साइट बताई गई थी आपको, एचआरई साइट। तो दिस इज योर एचआरई साइट। जहां पे आपका रिसेप्टर आकर के बाइंड करेगा। सो दिस इज द एचआरई। एचआरई माने हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट, राइट। अब क्या होगा कि आपको क्या बताया मैंने कि जो रिसेप्टर्स है ना वो तो ऑलरेडी कहाँ पे प्रेजेंट है, आपके डीएनए के अंदर प्रेजेंट है, बाउंड फॉर्म में प्रेजेंट है एचआरई को। तो यहाँ पर भी सेम चीज है, यहाँ पे क्या है आपका जो डीएनए है उस पे जो एचआरई साइट है उसी के साथ में दो ऐसे रिसेप्टर जो है वो डाइमराइज होकर के अटैच हुए पड़े हैं। ये वाली जो हमने सिचुएशन देखी थी इसमें तो हमने क्या देखा था कि अभी सिग्नल एब्सेंट था। अभी क्या होता है कि जब सिग्नल आ जाता है और इसके ऊपर बैठ जाता है, इस रिसेप्ट यहाँ पे आ जाता है जब सिग्नल, तो एच रिमूव हो जाता है। एच की जगह पे क्या बाइंड हो जाता है इसके साथ में, HAT बाइंड हो जाता है। अभी देखो जैसे ही सिग्नल इसके ऊपर बैठा है इस तरीके से, तो हुआ क्या कि जो आपका HDAC था वो रिमूव हो गया, यानी कि HDAC गॉट रिमूव्ड एंड इसके साथ बाइंड कर गया एक न्यू को एक्टिवेटर जिसका नाम था HAT। को एक्टिवेटर का क्या नाम था, HAT। को एक्टिवेटर का नाम था HAT, हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेज। और यहां से रिमूव हो गया है HDAC। रिमूव क्या हो गया यहाँ से, HDAC। और ये कब चीज हुई, जब यहाँ से जो सिग्नल था वो यहाँ पे आकर के न्यूक्लियर पोर के थ्रू अंदर आ गया और यहाँ पे आकर के बाइंड कर गया इसके साथ में। जैसे ही बाइंड हुआ HDAC रिमूव हो गया और HAT जो है आकर के बाइंड हो गया। HAT क्या है, को एक्टिवेटर। अब देखो HDAC को मैंने क्या बताया है, को रिप्रेसर, क्योंकि वो रिप्रेस कर रहा है, जीन्स को रेगुलेट होने से रोक रहा है, क्योंकि डीएनए को वो हेट्रोक्रोमेटिन स्टेट में रख रहा है। जबकि इसके ऑपोजिट बिल्कुल HAT काम कर रहा है। HAT जब आ रहा है तो वो क्या कर रहा है, एसिटाइलेशन कर दे रहा है पूरे के पूरे हिस्टोन्स की, जिसकी वजह से जो डीएनए है वो किस चीज में कन्वर्ट हो जा रहा है, अपने यूक्रोमेटिन स्टेट में। यहाँ पे लिखोगे आप यूक्रोमेटिन स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, जिस वजह से जीन्स की क्या हो रही है, जीन्स की एक्सप्रेशन हो रही है, जीन्स आर गेटिंग एक्सप्रेस्ड। So this is how the type 2 receptor signaling take place. ठीक है, रिसेप्टर एक्टिवेशन डिसोसिएशन ऑफ HDAC। अगर आपको यहाँ पे इसको लिखना है तो आप कैसे लिख सकते हो इसको, कि रिसेप्टर की यहाँ पे एक्टिवेशन हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है आपके, रिसेप्टर की एक्टिवेशन। ठीक है, रिसेप्टर की एक्टिवेशन हो रही है आपके, रिसेप्टर की क्या हो रही है, एक्टिवेशन
ठीक है, HDAC की हो रही है डिसोसिएशन और HAT की हो रही है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट हो रही है आपके HAT की। क्लियर? तो बस फिर उसके बाद जीन्स का एक्सप्रेशन हो रहा है। तो ऐसे ही आपकी कंप्लीट हो जाती है टाइप 2 सिग्नलिंग भी। तो हमने क्या कर लिया, टाइप 1 टाइप 2 सिग्नलिंग को डिटेल में कवर कर लिया है ना। आज के लेक्चर में कहाँ से स्टार्ट किया था हमने स्टार्ट किया था न्यूक्लियर फैमिली रिसेप्टर के टाइप्स से। तो कितने टाइप के बताए मैंने आपको, 2 टाइप के न्यूक्लियर फैमिली रिसेप्टर बताए, टाइप 1 टाइप 2। फिर हमने टाइप 1 को पहले डिटेल में देखा। उसमें हमने क्या देखा कि सिग्नल आता है, जब तक सिग्नल नहीं है तब तक रिसेप्टर साइटोसोल में प्रेजेंट है और ये इसको मास्क करके रखा हुआ है HSP90 ने, इसको इनएक्टिव करके रखा हुआ है। जैसे ही सिग्नल आया HSP70 रिमूव हो जाती है, रिसेप्टर डाइमराइज हो जाता है। ठीक है, रिसेप्टर डाइमराइज होकर के उस अपने NLS को, दैट इज अपने न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल को जो है वो एक्सप्रेस कर देता है, जिसकी वजह से साइटोसोल से न्यूक्लियर पोर के थ्रू ये चला जाता है DNA के हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट साइट पे। वहां पे जाकर के अपने ये DNA बाइंडिंग डोमेन से वहां पे अटैच हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, इसके ऊपर रिक्रूटमेंट होती है हैट की, दैट इज हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेज। हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेज क्या करता है, हिस्टोन प्रोटीन्स की एसिटाइलेशन करवाता है, जिसकी वजह से डीएनए और हिस्टोन के बीच में ब्रेकडाउन हो जाता है बॉन्ड्स का। ठीक है, डीएनए इज सेट फ्री और डीएनए जो है वो यूक्रोमेटिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। डीएनए के अंदर प्रेजेंट जीन्स क्योंकि अब क्लियरली विजिबल हैं इस रिसेप्टर को, बिकॉज इट इज एक्टिंग एज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ओनली। ठीक है, तो फिर वो क्या करवा देता है, जीन्स की एक्सप्रेशन करवा देता है। उसके बाद फिर हमने देखा अपने टाइप 2 रिसेप्टर्स को। टाइप 2 रिसेप्टर्स को हमने पहले देखा जब सिग्नल एब्सेंट था। तो जब तक सिग्नल प्रेजेंट ही नहीं था तब तक क्या होता है, क्योंकि ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, टाइप 2 रिसेप्टर्स। ठीक है, नॉन पोलर सिग्नल्स के लिए ही हैं, बट प्रेजेंट कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर। तो ये HRE साइट को बाउंड फॉर्म में ही रहते हैं ऑलरेडी, और अपने ऊपर जो है वो को रिप्रेसर HDAC को अटैच करवा के रखते हैं, यानी कि हिस्टोन डीएसिटाइलेज को, जिसकी वजह से डीएनए और हिस्टोन की बाइंडिंग स्ट्रॉन्ग ही रहती है, मतलब वो हेट्रोक्रोमेटिन स्टेट में ही रहता है और जीन्स का एक्सप्रेशन नहीं करवा पाता क्योंकि सिग्नल ही नहीं है। फिर हमने दूसरी सिचुएशन देखी, व्हेन द सिग्नल इज प्रेजेंट, देन व्हाट हैपेंस, the signal crosses through the plasma membrane and got transferred into the nucleus via the nuclear pore. ठीक है, and यहाँ पे it attaches to the dimerized receptor which is already present on the HRE site, right? This dimerized receptor is attached to the HRE site with the help of its DNA binding domain, which consists of C4 zinc finger motif, right? Then HDAC got removed and HAT is getting recruited after the attachment of the signal to the dimerized receptor. Then HAT यानी कि histone acetyl transferase does the acetylation of the histone protein, right? And the bonds between the histone and the DNA, they got broken up and DNA is set free, right? All the genes are clearly visible to this receptor, or you can say the transcription factor, and the genes are expressed because it has converted into the euchromatin and the genes are getting expressed. So this is all about your types of receptors. Now in the next class we will start with the polar signaling molecules, right? We have completed our non-polar signaling molecules. We have talked about the receptors also. Today we have discussed the signaling, how the signaling take place in the type 1 and type 2 receptors. Now from the next class we will talk about the polar signaling molecules and their receptors. So thank you so much and have a nice day.